हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्केच सिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सिदानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास की। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास वाली जो बुक है वो हर किसी के क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है। मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स ऐसे हैं जिसके सिलेबस में क्लास 12 के अंदर व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र है, जिससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। इस सीरीज में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास की। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास वाली बुक को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो आपको बताता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करें। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है इस बुक का वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जब हमें स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। देखो, अगर मैं ब्रिटिश शासनकाल से पहले की अगर मैं बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत प्रॉस्पेरियस एक इकोनॉमी थी, मतलब एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था थी, विकसित अर्थव्यवस्था थी, है ना। हम लोग खेती पर निर्भर थे। हमारी ऑलमोस्ट 82% की जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। ठीक है, और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। सेल्फ सफिशिएंट यानी कि हम आत्मनिर्भर थे। हम जितने भी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करते थे वो हमारे देश में इनफ क्वांटिटी के अंदर होता था। हमें दूसरे देशों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। हमारा जो भारत है वो विश्व प्रसिद्ध था हस्तकला उद्योगों में। हस्तकला के जो भी उद्योग होते हैं, हस्तकला की जो भी वस्तुएं होती है जिनको हाथ से बनाया जाता है, उनमें हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में जाना जाता था। परंतु ब्रिटिश शासनकाल से और ब्रिटिश शासनकाल जब हमारा समाप्त हुआ तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तो कुछ विशेषताएं हैं जो ये बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तो हमारी जो पहली विशेषता है वो है गतिहीन अर्थव्यवस्था। हमारी जो फर्स्ट इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी, यानी गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें देश की जो आर्थिक वृद्धि की दर है वो या तो बिल्कुल भी नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। अर्थात जब किसी देश के अंदर विकास की दर बिल्कुल समाप्त हो जाए या विकास बहुत ही धीमी गति से हो तो उसे हम गतिहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी वो 0.5% थी और लास्ट में आते आते तो 0.1% हो गई थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी वो बहुत ही धीमी थी, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, यानी कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। दूसरा है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। अभी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? आप सबने एक शब्द सुना होगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, तो अगर हम राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय में भाग दे दें देश की कुल जनसंख्या का, जो देश की कुल जनसंख्या है अगर हम उसका भाग दे दें राष्ट्रीय आय में तो हमारे पास आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति आय को निकालने का सूत्र होता है राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम हो, यदि हमारी कंट्री की या किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है तो उस अर्थव्यवस्था को हम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत की जो उस समय प्रति व्यक्ति आय थी वो बहुत ही कम थी, 230 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी हमारी। ठीक है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक तो गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। तीसरा था कृषि का पिछड़ापन। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर थे और हम आत्मनिर्भर थे। हमें दूसरे देशों से वस्तुओं को आयात करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती थी। हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी ब्रिटिश शासनकाल से पहले। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे ऊपर फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन किया। देखो, कृषि दो तरह से होती है। एक वह कृषि जो हम स्वयं के लिए करते हैं, हमारे स्वयं की उपभोग के लिए करते हैं, और एक कृषि वह कृषि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या उन फसलों का उत्पादन करते हैं जिनको हम बेचकर पैसा कमा सके। ठीक है, इसे कृषि का व्यवसायीकरण भी कहते हैं। तो हम लोग पहले जो कृषि करते थे वह स्वायत्त कृषि करते थे, यानी कि हम वही वस्तुओं का या वही फसलों का उत्पादन करते थे जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था को एक कच्चे माल के रूप में देखा। क्योंकि जब इंग्लैंड के अंदर जब औद्योगिकरण हो रहा था, मतलब जब इंग्लैंड में बहुत सारे उद्योगों की स्थापना की जा रही थी तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। और कच्चे माल के लिए सबसे बेस्ट सोर्स उनको क्या लगा, भारत। तो वो चाहते थे कि भारत कच्चे माल का उत्पादन करे, इंडिगो यानी नील का उत्पादन करे, कपास का उत्पादन करे, जूट का उत्पादन करे।
लेकिन हम लोग तो क्या उत्पादन करते थे, हम गेहूं, चावल, चना, ये हम लोग जो हमारी स्वायत्त कृषि थी, यानी जो ऐसी वस्तुओं का हम उत्पादन करते थे जो हमारे लिए जरूरी होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे ऊपर फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन कराया, यानी हमें मजबूर किया कि आप ये जो खाद्यान्न फसलें हैं, इन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन न करके आप व्यवसायिक फसलों का उत्पादन करें, यानी नील का उत्पादन करें, कपास का उत्पादन करें। इससे क्या हुआ कि देश में जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता थी, जो उसकी प्रोडक्टिविटी का जो लेवल था, वो बहुत ही कम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से कृषि का पिछड़ापन हमें देखने को मिला स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। चौथी विशेषता थी निर्धनता। भारत में गरीबी बहुत ही भयंकर लेवल पर थी। निर्धनता इतनी ज्यादा थी कि व्यक्तियों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, है ना। निर्धनता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी बेसिक नेसेसिटीज, यानी जो जरूरी आवश्यकता है, वो भी पूरी नहीं कर सकता, है ना। भोजन है, पानी है, दवाइयां है, कपड़े हैं, है ना। तो भारत के जो लोग थे वो इन बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर सकते थे उस समय। फिर आयातों पर भारी निर्भरता। जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं होती थी, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनसे हम किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं, और भारत पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम नहीं था, तो हम मोस्टली पूंजीगत वस्तुएं बाहर से ही आयात करते थे। इवन हमारी कंडीशन ये हो गई थी कि खाद्यान्न फसलों में जब भारत एक समय पर सेल्फ डिपेंडेंट था, सेल्फ सफिशिएंट था, यदि हम आत्मनिर्भर थे, तो एक कंडीशन ऐसी आई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि हमें खाद्यान्न फसलें भी भारत के बाहर से आयात करनी पड़ेगी, यानी हमारी आयातों पर निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ गई, जिससे हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे, यानी विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे, वो कंटिन्यू कम होते गए। उसके बाद सीमित शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। शहरीकरण का मतलब ये होता है कि जब किसी देश की जनसंख्या या किसी जनसंख्या का कुछ भाग गांव के एरिया से, यानी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होता है ना। यानी कि गांव के एरिया से, गांव के क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जब वो पलायन करते हैं जब लोग, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं शहरीकरण। देखिए, शहरीकरण बहुत जरूरी है। शहरीकरण से आपको नए रोजगार के अवसर मिलते हैं, शिक्षा के नए अवसर मिलते हैं, है ना। आपका जो जीवन है वो बहुत सारी अच्छी सुविधाओं से युक्त हो जाता है, ठीक है। परंतु भारत में बहुत ही कम प्रतिशत ऐसी आबादी थी जो शहरों की तरफ शिफ्ट हुई थी, माइग्रेट हुई थी, ठीक है। और अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। अर्ध सामंती, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सामंती का मतलब क्या है। सामंती अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है। और हम सबको पता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी कुछ भाग जो है अर्थव्यवस्था की वो सरकार कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, और कुछ भाग जो है वो निजी क्षेत्र क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार का तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सामंती अर्थव्यवस्था नहीं, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और लास्ट है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटिश सरकार की उपनिवेशक थी, यानी उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था, ठीक है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हमारे ऊपर बनाते थे, हमें उन्हीं को ही फॉलो करना पड़ता था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। आई होप आपको आज का छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे की वीडियोस में जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।